Okay, everyone, welcome back to all on your YouTube channel that is Prabhavi Competition Hub and I am your educator Shakuntala Garg। तो आपको पता है यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स लॉन्च हो चुका है और उसके अंदर जो जनरल प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला पार्ट है वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो आज उसकी नेक्स्ट वीडियो है। आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेकेंड पार्ट को। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए पहले जो पार्ट था उसके अंदर हमने क्या चीज सीखी, हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जो है सीखा, बैलेंस शीट के बारे में सीखा किस तरह से बनाना है। तो जो सिंपल फाइनल अकाउंट जो हम बनाते हैं तो उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है बिजनेस ऑपरेशन में, राइट। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ये अराइज किस वजह से होती है कि जो प्रोसेस होती है इनकम को या फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने की, वो अकाउंटिंग के एक्रूअल बेसिस पे है। कहने का मतलब क्या है, देखिए इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जनरली देखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है सिंपल, और बैलेंस शीट कैसे बनानी है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी अराइज क्यों होती है, कब होती है? ये अराइज होती है अकाउंटिंग के अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से। अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको याद होगा क्या कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो रेवेन्यू है उसे अर्न्ड बेसिस पे कंसीडर करोगे, ना कि रिसीट बेसिस पे। इसका मतलब जब आपने कमा लिया उसी टाइम आप रिकॉर्ड करोगे, चाहे आपको वो मिला या न मिला, वो आपके हेडेक नहीं है, राइट। इसी तरह हम एक्सपेंसेस की बात करते थे। तो इसी वजह से ये जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से बहुत सारी जो एंट्रीज है, बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आइटम्स को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। हमें एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो जो है ट्रू एंड फेयर रिजल्ट बताए बिजनेस के बारे में। तो अभी देखते हैं कि हमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती ही क्यों है। तो हमें अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग का, उसके अनुसार अगर हम देखें तो एक साल के प्रॉफिट या लॉस वो सिर्फ बेस्ड नहीं होते कि आपने कैश में रेवेन्यू रियलाइज किया और आपने कैश में ही एक्सपेंस पे कर दिया, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करते। उसके अंदर कुछ रिसीट्स और एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि करंट ईयर के होते हैं, और वो कहीं ना कहीं आधे आपके प्रीवियस ईयर से भी रिलेट होते हैं और नेक्स्ट ईयर से भी। और कुछ इनकम एंड एक्सपेंस भी ऐसी होती है जो करंट ईयर से रिलेटेड होती है और उसे जो है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो मतलब बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती है जो पास्ट की है, फ्यूचर की है, लेकिन हम जो है उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो आइटम होती है ना, इनको एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है ताकि आपका जो बिजनेस है उसमें ट्रू एंड फेयर रिजल्ट जो है वो दिखाई दे। बिजनेस एक ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए आपके अकाउंटिंग का। ओके, तो अब देखिए, अब बात आप करोगे एडजस्टमेंट कैसे मैम, थोड़ा समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। मान लीजिए 1200 रुपये आपने 1 जुलाई 2016 को पे कर दिए इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम के। किस नाम के? इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। ओके, अब कोई जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो क्या है, वो यूजुअली 12 महीने का टाइम पीरियड कवर करता है। 12 महीने के बाद में आपको जो है उसको पे करते हो प्रीमियम को, राइट। ऐसा ही होता है। तो मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर जो है वो आपका एंड होता है 31 मार्च 2017 को। इसका मतलब 1/4 जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा ना, वो तो आपका जुलाई 1 2016 को पे हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2017 से 18 से रिलेटेड है। इसीलिए जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं 2016 या 17 की, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम का जितना भी आपका एक्सपेंस है, खर्चा है, उसे क्या किया जाता है, उसे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आप जो है पोस्ट करोगे। कैसे? देखिए 1200 तो आपके अमाउंट बनती है जो आपने पे कर दी थी 1 जुलाई 2016 को, राइट। उसमें से 300 रुपए जो है वो क्या है, वो तो आपके मार्च के बाद में अप्रैल मई जून 3 महीने बाद के हैं। तो वो जो 3 महीने के जो 300 रुपए वो तो आपको माइनस करने पड़ेंगे ना। तो वो माइनस करके आप क्या करोगे, अपनी बुक्स में दिखाओगे। समझ रहे हो? तो ये आपका है इसका एग्जाम्पल। इसी इसी वजह से हमें क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ओके, देखिए आगे। इसी तरह आपको अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। अब बात आती है किस किस आइटम की एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, किस किस आइटम को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट के लिए आपका क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, accrued income, income received in advance, depreciation, bad debts, provision for doubtful debts, provision for discount on debtor, manager commission एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 11 आइटम्स जो है इनकी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है।
इसलिए ये 11 आइटम्स की आपको क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ओके, तो अब इनको हम आगे देखेंगे कि एडजस्टमेंट के टाइम पे क्या-क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन याद रखेंगे, जब भी एडजस्टमेंट होगी तो हमेशा उसकी एडजस्टमेंट 2 जगह पर होगी। एक तो आपके ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में या एक आपकी बैलेंस शीट के अंदर। ओके, तो हमेशा एडजस्टमेंट जो है वो क्या होती है, आपके 2 अकाउंट्स के अंदर होती है, 2 साइड्स में होती है, 2 प्लेसेस पर होती है, ताकि डबल एंट्री जो है वो कंप्लीट की जा सके। तो आगे देखिए, बात आती है सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की। तो अब देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगी, आपको पता है क्या है। बात है इसकी एडजस्टमेंट कहाँ-कहाँ होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 जगह एंट्री की जाती है। कहाँ? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपका क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है। ओके, एंड सेकंड इसको कहाँ पर रखा जाता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह कहाँ-कहाँ डालते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड। तो इसकी एंट्री क्या होती है? देखिए, क्लोजिंग एंड स्टॉक के अंदर ये कहाँ जाता है आपका? क्लोजिंग एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाता है ये आपका। ओके, कहाँ जाता है ये? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और वो क्रेडिट होता है वहां पर, तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करके एंट्री दिखा देंगे। उसके बाद में आपका आता है, ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ किया हुआ है आपका एंटर। ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो देखिए एक जगह तो क्लोजिंग स्टॉक आपका डला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, और वहीं दूसरी जगह जो है आपका बैलेंस शीट के अंदर डलेगा। ये रही आपकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर ये एसेट साइड आपने क्या कर दिया? क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन कर दिया। अब एक बात आती है कि कई बार क्या होती है, एंट्री जो है वो क्या करती है, परचेज अकाउंट की जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर देती है, जिसको हम कई बार एडजस्टेड परचेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड परचेज। ये एंट्री क्या होती है? देखिए, कई बार जब हम ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं तो उसको परचेज अकाउंट के थ्रू करते हैं। इस केस के अंदर जो एंट्री होगी वो किस तरह से रिकॉर्ड होगी? वो एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कैसे होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ओके, तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, उसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो इससे अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एडजस्ट हो जाएगा डायरेक्ट आपका परचेज में। तो इस सिचुएशन में आप ओपनिंग स्टॉक को जो है अलग से ओपन नहीं करोगे, इसको आप परचेज के अंदर से ही एडजस्ट कर दोगे। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और ओपनिंग स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, वहीं क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट और परचेज को क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो एंट्री आती है, बेसिकली आपको जो इनमें जो चीजें ध्यान रखनी है सिर्फ वो ये एक चीज है कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है और एक आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। अब बात आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो अभी तक बकाया है, जो आपने अभी तक क्या है, पे नहीं किए, राइट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है उसके कहाँ कहाँ ट्रीट किया जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है आपका, एक तो क्या करेंगे हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है उसको जितना टोटल एक्सपेंस है उसके पर्टिकुलर हेड में डाल देंगे, ऐड कर देंगे उसमें। ऐड करने का मतलब क्या हुआ? ऐड करने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो वेजेस जितनी भी दे रखी है उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर देंगे। वहीं अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो जितनी सैलरी दे रखी है उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्सपेंस जो होगा, कंसर्न्ड एक्सपेंस का जो कॉलम होगा उसके अंदर उसको ऐड कर देंगे। पहले तो ये होगी, और सेकंड तो क्या क्या होगी, आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में उसे क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। कहाँ करोगे? बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में उसे ट्रांसफर करोगे। ओके, तो ये 2 जगह आ गया। 2 जगह कहाँ का? एक तो एक्सपेंस में ऐड और दूसरा एसेट्स की लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है, इसकी एंट्री क्या होगी वैसे देख लीजिए। कंसर्न्ड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी हो गई, और कंसर्न्ड एक्सपेंस अकाउंट मतलब आप क्या कर रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मतलब एक्सपेंसेस को और बढ़ा रहे हो।
उसके बाद में ऐसे ही अगर वेजेस का दे रखा है तो वेजेस अकाउंट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो आपकी लायबिलिटी हो गई और वेजेस अकाउंट में आपने उसको क्या कर दिया, ऐड करके उसको बढ़ा दिया। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए इसके अंदर ये वेजेस का जैसे आपको कॉलम दे रखा है तो वेजेस के अंदर क्या कर दिया, आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है उसको ऐड कर दिया और वहीं आप का यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस को लायबिलिटी साइड शो कर दिया। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद में आपका आता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए जाते हैं, उन्हें प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने जो है आपका जो रेंट है, हर महीने की पहली तारीख को आप रेंट पे करते हो, ओके। लेकिन क्या किया आपने जो है पहली तारीख से पहले ही पिछले महीने में ही अगले महीने का भी रेंट कर दे दिया। आपके पास कहीं पैसे आ गए थे तो आपने सोचा चलो रेंट भरना तो है, मैं रेंट दे देता हूँ। तो आपने क्या कर दिया, रेंट पे कर दिया अगले महीने का अगले महीने में पिछले साल का ही, सॉरी, अगले महीने का पिछले साल में। ओके, मतलब प्रीपेड एडवांस में आपने क्या कर दिया, रेंट पे कर दिया। तो उसे बोला जाता है कि ये आपने क्या कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। तो प्रीपेड एक्सपेंस एक तरफ तो आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है। क्या होती है, एक तरफ से एसेट्स होती है और दूसरी तरफ क्या होगा कि आप जो है आपके जो एक्सपेंस है प्रीपेड वाले उनमें से लेस करना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको एक्स्ट्रा दिखा दिया इस साल, जबकि वो नहीं दिखाना था। ओके, तो इसीलिए इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एसेट्स है। टू कंसर्न्ड एक्सपेंसेस, जो कंसर्न्ड एक्सपेंसेस है उसके अंदर इसको क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो ये देखिए इसकी एंट्री क्या होगी दो जगह पर। एक तो क्या होगा, आप जो है इसका पार्ट जितना भी है वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। पर्टिकुलर एक्सपेंस में से आप इसे क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा कि आप इसे जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। कहाँ पर, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, या इसके आगे चलते हैं अभी। ये देखिए यहाँ पर जैसे सैलरी, प्रीपेड सैलरी की बात चल रही है तो जो सैलरी का आपका है हेड कॉलम जो है उसी के अंदर आप क्या कर देंगे, प्रीपेड सैलरी को लेस करेंगे। ओके, तो 25 में से 5 लेस कर दिया और वहीं आप देखिए यहाँ पर एसेट साइड में प्रीपेड सैलरी जो है उसको आप शो करोगे क्योंकि वो आपकी एसेट्स है, कहीं ना कहीं अगले साल जो है वो आपको पे नहीं करना, आपने इस बार उससे पे कर दिया। अब बात आती है आपकी अक्रूड इनकम, किसकी, अक्रूड इनकम। अब अक्रूड इनकम क्या होती है, अक्रूड इनकम मतलब क्या होती है कि कोई ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली, कमा ली, लेकिन आपको अभी तक मिली नहीं, आपने अभी तक उसे रिसीव नहीं किया, उसे बोलेंगे अक्रूड इनकम। क्या है, एक ऐसी इनकम जो आपने कमा ली, अर्न कर ली, लेकिन अभी तक आपको जो है वो रिसीव नहीं हुई है, तो उसे बोला जाएगा अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम जो है उसकी कहाँ कहाँ एंट्री होती है, देखिए एक तो आप क्या करते हो, आपने कमा ली, इट मीन्स आपकी इनकम है ना, तो एक तो आप उसे अपनी इनकम के अंदर ऐड कर दोगे। दूसरी तरफ अब जो कमाई है वो आपकी इनकम है, इट मीन्स वो आपकी एसेट्स बन चुकी है। और सेकंड आप उसे जो है अपनी एसेट्स के अंदर क्या कर दोगे, उसे ऐड कर एसेट्स कॉलम के अंदर उसे शो करोगे। ठीक है, क्या करोगे, उसे एसेट्स कॉलम के अंदर शो करोगे। तो इसीलिए इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, अक्रूड इनकम टू कंसर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब एसेट्स बढ़ा रहे हो, डेबिट ऑल दी एसेट्स, एंड कंसर्न्ड इनकम को आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि ये आप क्या करोगे इसके अंदर रिलेटेड जो इनकम होगी उसके अंदर आप उसे क्या करोगे, ऐड करोगे। तो इसकी एंट्री बनेगी, एडिट करोगे रेंटल इनकम के अंदर पी एंड एल की, और अक्रूड इनकम आपकी एसेट साइड आ जाएगा। और अक्रूड इनकम में जैसे कि मान लीजिए आपने इंटरेस्ट ऑन लोन है, कमीशन है, रेंट है, ये सब जो है ये करंट अकाउंटिंग ईयर के दौरान जब आप अर्न कर लेते हो लेकिन एक्चुअल में आप जो है रिसीव नहीं कर पाते, तो वो आपकी क्या कहलाती है, अक्रूड इनकम कहलाती है। ठीक है, जैसे अक्रूड कमीशन हो गया। ये देखिए ये कहाँ पर अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की,
तो ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कमीशन रिसीव्ड 5000, उसके अंदर जो अक्रूड कमीशन है वो क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है 1500। वहीं बैलेंस शीट के अंदर देखिए इसको क्या है, एसेट साइड में शो कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको इसकी ट्रीटमेंट पता चली। तो अभी तक हमने 3 ट्रीटमेंट देखी, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अक्रूड और प्रीपेड। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, एक तो आप ट्रेडिंग के अंदर क्रेडिट साइड में शो करोगे और एक आप जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करोगे। ठीक है, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक बार तो आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस में से डिडक्ट कर दोगे और सेकंड टाइम आप उसे लाइबिलिटी साइड शो कर दोगे। प्रीपेड की बात करेंगे तो प्रीपेड के अंदर आप प्रीपेड एक्सपेंस की अगर बात करते हैं तो वो क्या करोगे, आप एक्सपेंसेस में से लेस कर दोगे और अपनी एसेट साइड शो कर दोगे। देन अक्रूड इनकम की बात करें तो उसे इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन आप उसे अपनी एसेट साइड शो करोगे उसे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने जो है एडवांस में इनकम रिसीव कर ली। तो अब एडवांस में इनकम रिसीव की है, कुछ इनकम क्या होती है आपने रिसीव कर ली होती है, लेकिन आपने अभी तक उसको अर्न नहीं किया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम, कि आपने अभी तक उसे कमाया नहीं है लेकिन आपने उसे एडवांस में रिसीव कर लिया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, तो देखिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपका क्रेडिट होगा और कंसर्न्ड इनकम अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा। कंसर्न्ड इनकम अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट। तो इसकी ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होगी, एक तो आप अपनी इनकम अमाउंट जो होगी, इनकम अकाउंट जो होगा उसके बैलेंस जो होगा वो आपका इक्वल होगा जितनी आपने इनकम अर्न की है। एंड एक मिनट रुकिए, हाँ, एक तो आप क्या करोगे इसे, अब देखिए आपने इनकम एडवांस में रिसीव कर ली लेकिन अभी तक आपने कमाई नहीं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। ये आपकी क्या है, कहीं ना कहीं लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है तो आप उसे पे करोगे। ठीक है, तो एक तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड आएगा और दूसरा आपका क्या होगा, ये जो इसकी जो अमाउंट होगी वो आपकी इनकम जो है उसके इक्वल होगी। जैसे इसका ट्रीटमेंट मैं आपको जो है दिखाती हूँ, यहाँ देखिए रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है, ये आपको लाइबिलिटी साइड आपको दिख रहा है बैलेंस शीट की। ठीक है, एक तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक तो आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिख रहा है और इसकी एक ही साइड इसने ट्रीटमेंट की है। क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा कि, एक मिनट रुको, यस, जो इनकम आप अर्न करोगे करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो हमेशा आपका इक्वल होगा इनकम अकाउंट के बैलेंस के। तो इसकी एंट्री क्या होती है, यहाँ देखिए, मान लीजिए अंकित जो है वो 31 मार्च 2017 को एक पार्ट जो है बिल्डिंग का शॉपकीपर को किराए पर दे देता है 1000 पर मंथ। पर्सन जो है उसे रेंट एडवांस में दे देता है अगले 3 महीने का। ठीक है, तो जो अमाउंट रिसीव की है वो आप क्या करोगे, पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालोगे। कहाँ पर, पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो एक तो वो पी एंड एल की क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, हाउएवर ये इनकम जो है वो आपकी करंट ईयर की नहीं है, इसलिए हैंस विल नॉट बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, इट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसने क्या कहा, देखिए वैसे तो हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव्ड होती है तो हम पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इनकम एडवांस में रिसीव कर रहे हो तो वो आपके करंट ईयर से रिलेटेड तो नहीं है ना, तो इसीलिए आप उसे पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं डालोगे। ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी एक 3000 रुपए की। इसी और इसको आप जो है अपनी बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में, सॉरी लाइबिलिटी साइड में शो करोगे और इससे एक नया अकाउंट आपका रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, अब आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये आप सबको पता है। अब डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या करते हैं, एक तो आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन को जो आपकी एसेट्स होगी, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, उसे एक्सपेंस मानते हो। आपको मैंने बोला था ना डेप्रिसिएशन जो है वो आपका एक एक्सपेंस है, बट यस इससे कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन स्टिल ये आपका क्या है, एक खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपका क्या है, एक्सपेंस है, तो आप उसे पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में शो करोगे। कहाँ पर, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में आप उसे शो करोगे। ओके, और
दूसरी तरफ आप क्या करोगे, आपको पता है डेप्रिसिएशन लगने से आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो दूसरी तरफ आप क्या करोगे, अपनी जो एसेट्स की वैल्यू है उसमें से इस डेप्रिसिएशन को लेस करोगे। तो आपकी दो एंट्रीज, दो ट्रीटमेंट जो है इसकी कहाँ कहाँ होने वाली है। एक तो आप क्या करोगे, इसे पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में डालोगे सभी खर्चों के अंदर, और दूसरी तरफ आप इससे क्या करोगे, जो कंसर्न आपका एसेट्स अकाउंट है उसमें से इसे लेस कर दोगे। ओके, जैसे यहाँ देखिए इसकी ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन अगर फर्नीचर पर आया तो आपने इसे खर्चा मानकर क्या किया, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट कर दिया 15,000 से। वहीं बैलेंस शीट में देखिए फर्नीचर था ना, तो फर्नीचर की जो 15,000 की जो वैल्यू है उसके अंदर से जितना आपका डेप्रिसिएशन बन रहा है 1500, वो इसमें से लेस करके जो है इसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट। अब आपकी आती है बैड डेट्स। बैड डेट्स देखिए क्या होते हैं, बैड डेट्स आपके वो डेटर होते हैं जो कि डूब जाते हैं, मतलब आपने किसी से पैसे लेने थे लेकिन वो डूब गया, उसके पास देने को कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो आपके क्या है, बैड डेट्स है। क्या है वो, आपके बैड डेट्स है। ओके, तो जो बैड डेट्स है, जो आपके पैसे डूब गए हैं, उसके लिए देखिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बैड डेट्स को सबसे पहले तो आप जो है खर्चा मानते हुए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में डालते हो। क्या करते हो, पी एंड एल की डेबिट साइड में डालते हैं। ओके, अब देखिए बैड डेट्स दो होते हैं, एक तो आपको मान लीजिए जो ट्रायल बैलेंस दी होती है उसके अंदर आपको बैड डेट्स दे रखे हैं, और उसके बाद में आपको नीचे एडजस्टमेंट के अंदर भी बैड डेट्स दे रखे हैं। तो जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दिए हैं उनको आप पहले लिखेंगे, फिर जो आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिए हैं उनको उसमें ऐड किया जाता है, उसको क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। एडजस्टमेंट में जो भी एंट्री दी होगी वो आपकी दो जगह पर आएगी, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी वो आपकी एक ही जगह आएगी। तो ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका बैड डेट्स जो होगा वो आपका ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। वहीं बैलेंस शीट में देखिए बैड डेट्स मतलब क्या, ये पैसे तो डूब गए, जो डूब गए इट मीन्स जो आपके देने वाले थे, जो देनदार थे, डेटर्स थे, वो आपके कम हो गए। तो इट मीन्स आपको डेटर में से इसे क्या करना पड़ता है, टोटल जितने बैड डेट्स हुए हैं उनको लेस करना होगा। क्या करना होगा, टोटल बैड डेट्स को लेस करना होगा, और ये आपकी बैड डेट्स की ट्रीटमेंट है। और बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स आपके एक्सपेंसेस में आएगा, तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो ये खर्चा है। और डेटर अकाउंट जो है वो आपकी क्या है, एसेट जो कि कम हो गई इतनी अमाउंट से, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी जो एडजस्टमेंट आती है दैट इज योर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये क्या होता है, तो देखिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की अगर हम बात करें, अब आपको पता है कि अगर आपको कहीं पर ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स दे रखे हैं, इट मीन्स ये जो अमाउंट है बैड डेट्स वाली, ये आपको फ्यूचर में रिकवर नहीं होगी। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं होता, अगर आप इसे ना देखो कि एक्यूरेटली जानना कि कितने बैड डेट्स हुए हैं। अब उस चीज को हमें फेस तो करना पड़ेगा बिजनेस को, कि फ्यूचर में आपको ये लॉस तो होने वाला है, और उसको हमें क्या करना है, उससे कोप अप करना है। तो उसके लिए जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, वो प्रोविजंस बना लेता है। क्या बना लेता है, प्रोविजंस, मतलब कुछ सेफ अमाउंट जो है वो आपकी उसमें डलती रहती है और एक प्रोविजन बन जाता है। प्रोविजन किसके लिए बनाता है, बैड डेट्स के लिए। और इसको क्रिएट किया जाता है पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करके। कैसे क्रिएट करते हैं, जो आपका पी एंड एल अकाउंट है उसको डेबिट करके। तो इसीलिए इसकी एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो इसको अब इसकी ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होती है, देखिए एक तो इसे क्या करते हैं, जित बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो डेटर्स होते हैं उसके अंदर से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप हमेशा क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। अब जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में बैड डेट्स से आपके फर्दर बैड डेट्स ऐड हो गए, उसके बाद में प्रोविजन जो आपने बनाया तो सीधा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख के आपने 650 रुपए डाल दिए। एक तो ये ट्रीटमेंट हो गई। अब सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगी, कि जो आपके डेटर है, डेटर जो शुद्ध डेटर है उसमें से आप सबसे पहले तो जो आपके बैड डेट्स हुए वो माइनस कर दोगे, और फिर उसके अंदर से, क्योंकि जो हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो हमेशा गुड डेटर्स पे लगता है, किसपे, गुड डेटर्स पे। और गुड डेटर्स कब निकलेंगे, जब आपके जो है सारे डेटर्स में से बैड डेटर्स जो होंगे वो सारे निकल जाएंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को उसके बाद में माइनस कर देंगे और आपकी क्या आ जाएगी, आपकी अमाउंट आ जाएगी।
अब आता है आपके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ध्यान से देखिए, प्रोविजंस बनाना डेटर्स के डिस्काउंट के लिए। सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्या है? एक बिजनेस एंटरप्राइज क्या करता है, अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउ करता है ताकि वो क्या कर सके, पेमेंट को एनकरेज कर सके कि वो जो है उसी टाइम पे कर दे, मतलब डेटर सेम टाइम पर पेमेंट कर दे। इसके लिए वो उसे क्या करता है, डिस्काउंट अलाउ करता है ताकि वो पे कर सके। ठीक है। सो इसमें देखिए क्या होगा, फिर प्रोविजन जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा गुड डेटर्स पर ही होगा। किस पर? गुड डेटर्स, मतलब वो डेटर्स जो जिनके ऊपर एक भी चांस नहीं है कि वो डूबेंगे या डूबने के वाले हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये हमेशा गुड डेटर्स के ऊपर ही आपको जो है दिया जाता है। तो ये जो है ये अराइव्ड होता है कब? पहले आप देखिए क्या होता है, सबसे पहले बैड डेट्स। बैड डेट्स के अंदर फिर आप क्या करते हो, डिडक्ट करते हो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसके बाद में जो अमाउंट आती है ना, उसके ऊपर आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है डेटर्स को। ठीक है। तो इसकी जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो आपकी बैलेंस उसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम बैड डेट्स डाल देंगे, उसके अंदर से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है लेस कर देंगे, और फिर उसमें से क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो होगा ना वो लेस कर देंगे। ओके। और इसको फिर नेक्स्ट इसकी जो एंट्री करेंगे वो कहाँ करेंगे, वो करेंगे आपकी एसेट साइड में, बैलेंस शीट की। और बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप क्या करोगे, डेटर के अंदर से इसे क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। क्या करोगे, डेटर के अंदर से इसे डिडक्ट कर दोगे। जैसे कि मान लीजिए आपके डेटर 13,000 के थे, उसमें डाउटफुल डेट्स जो है उनको माइनस करके आपके डेटर बने कितने, 12,350। कितने बने, 12,350। ओके। तो अब इस केस में देखिए, 100 227 रुपए जो है वो क्या है, आपने डिस्काउंट दे दिया डेटर्स को। तो आप इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, डेटर्स के अंदर से जो 12,350 है उसके अंदर से 227 और लेस करके 12,123 जो है वो उसके अंदर दिखा दोगे। ठीक है। आगे देखिए, अभी आपका नेक्स्ट क्या आता है, मैनेजर कमीशन। अब ये क्या है, देखिए जो मैनेजर है बिजनेस का, कई बार वो क्या करता है, कमीशन देता है कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट पे। तो जो कमीशन की परसेंटेज होगी वो अप्लाई होगी किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन वो दो तरह से हो सकती है, एक तो क्या है, प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये जो कमीशन मैनेजर देगा उसको चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट, या फिर उसको चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट। ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो कमीशन अलाउ किया जाएगा वो किसके किसके ऊपर किया जाएगा, वो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की परसेंटेज के ऊपर करेंगे। अब जैसे कि सपोज करो नेट प्रॉफिट जो है वो बिजनेस का 110 रुपए है कमीशन चार्ज करने से पहले। अगर मैनेजर जो है उसे 10% प्रॉफिट जो है वो उसने क्या किया है, देता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 110 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100, तो 11 रुपीज जो है वो क्या हो जाएगा, आपका कमीशन हो जाएगा। ओके। और वहीं अगर बिफोर आफ्टर चार्जिंग का केस आ जाता है, तो आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या होगा, 110 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 110 होगा। इट मीन्स 100 प्लस कमीशन, और फिर 10 रुपए आपका बनेगा। अब इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, तो इसको एडजस्ट करने के लिए इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। तो देखिए इसे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर हम इसे कैसे शो करेंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो पी एंड एल अकाउंट में लास्ट में आपका जो डेबिट साइड है वहां पर मैनेजर कमीशन के नाम से इसे दिखाया जाता है, आपके अमाउंट 2062 एक खर्चे के रूप में एज अ एक्सपेंस। ठीक है। वहीं अगर हम बैलेंस शीट में चलें तो बैलेंस शीट के अंदर ये जो है आपकी एक लाइबिलिटी के रूप में दिखाई जाती है, मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, कि ये अभी क्या है, बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, जो पे करना है 2062 के का। समझ रहे हैं? ठीक है। वहीं अगर आपने आफ्टर चार्जिंग वाला किया तो इतना कमीशन हो जाएगा, और बिफोर चार्जिंग वाला कमीशन आपकी ये अमाउंट हो जाएगी। तो इसकी दो जगह कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट होगी, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल मतलब जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो कई बार क्या होता है, प्रोपराइटर जो है उसे वो ये जानना चाहता है कि बिजनेस जो है उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, तो इस सिचुएशन में वो क्या करता है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता है गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिगिनिंग में थी उसके ऊपर, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई उसी साल में कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी, एडिशनल कैपिटल और आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट जो है उसको उसी डेट से, जिस जिस दिन एडिशनल कैपिटल आई है उसी डेट से उस अमाउंट पे इंटरेस्ट जो है वो लगाना शुरू कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये जो इंटरेस्ट है, देखिए कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, ये क्या होगा, ये बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है बिजनेस के लिए। किसकी तरह, एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अब कैपिटल जो है, मान लीजिए प्रोपराइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की, तो अब प्रोपराइटर जो है अगर बिजनेस को लोन दे रहा है तो उसको उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो इसको कहाँ कहाँ ट्रीट करेंगे, तो एक तो आप इसे पी एंड एल की डेबिट साइड में ट्रीट करेंगे, और दूसरा आप बैलेंस शीट की, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे दिया जाएगा, तो आप बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट होगा वहां पर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कैपिटल में इसको ऐड करके दिखाएंगे। तो दो जगह कहाँ कहाँ आएगा, एक तो पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड और सेकंड आपका बैलेंस शीट के कैपिटल में इसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपने एडजस्टमेंट देख ली, दो जगह कहाँ कहाँ हो रही है, ठीक है। ये देखिए ये सारी आपकी एंट्री, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी लिस्ट है, ध्यान से देखिए। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट की हम बात करेंगे, तो उसके अंदर आपकी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के लिए एंट्रीज क्या क्या करेंगे, पी एंड एल में क्या ट्रीटमेंट होता है होगा और बैलेंस शीट में क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो आइटम है उसकी कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को करते हो डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर रहे हो और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप जो है इसे शो करने वाले हो। तो पी एंड एल में इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो देखिए एक तो आप इसे क्या करोगे, यहाँ पर ये इन्होंने क्या लिखा है, क्रेडिट एसेट साइड, ये पता नहीं क्या लिखा है, ये आप क्या करोगे, पी एंड एल की क्रेडिट साइड इसको शो करोगे एक तो, और दूसरी आप इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करोगे। फिर आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट किया, और एक्सपेंस आपका क्या है कि आपको एक्सपेंस क्या होंगे, यहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं ना। तो आप इसे देखिए एक्सपेंसेस के अंदर क्या करोगे, डेबिट साइड ऐड कर दोगे और लाइबिलिटी साइड शो कर दोगे। देन प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, तो प्रीपेड जो आपने पहले से पे कर दिए, तो ये क्या होगा यहाँ पर, इसमें हम प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो आपकी एसेट साइड में जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अकाउंट इसकी एंट्री होगी, और आप इसे क्या करोगे, जो रिलेटिवली जो इसका एक्सपेंस अकाउंट है उसमें से इसको डिडक्ट कर दोगे, और दूसरी तरफ आप इसे अपनी एसेट साइड में शो करोगे। नेक्स्ट आता है आपका इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम आपने कमा ली लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, तो इस केस में क्या होगा, अक्रूड इनकम अकाउंट टू इनकम अकाउंट, क्या होगा, अक्रूड इनकम अकाउंट टू इनकम अकाउंट। तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में जो इनकम है, रिस्पेक्टिव इनकम है उसके अंदर ऐड कर देंगे और एसेट साइड में इसे शो कर देंगे। देन आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में हम इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, जो क्रेडिट साइड में जो इनकम है उसमें से इसे डिडक्ट कर देंगे और लाइबिलिटी साइड से शो कर देंगे। देन आता है आपका डेप्रिशिएशन, तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट साइड शो करेंगे पी एंड एल में और एसेट्स की वैल्यू में से डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की एंट्री बनेगी पी एंड एल अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसे हम क्या करेंगे, पी एंड एल की डेबिट साइड शो करेंगे और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसे डेटर से डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो इसके लिए एंट्री बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में पी एंड एल की शो करेंगे और दूसरी तरफ हम डेटर्स में से इसे डिडक्ट करेंगे। फिर आता है आपका मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन के लिए एंट्री क्या होगी, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, इसे हम डेबिट साइड में शो करेंगे पी एंड एल अकाउंट के और लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो
तो हम इसे पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे और दूसरी तरफ हम एडिशनल कैपिटल में शो करेंगे। इट मीन्स कैपिटल के अंदर इसको ऐड कर देंगे। ओके, देन आता है आपका फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स के लिए एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। तो हम इसे क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसे डेटर से डिडक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, डेटर से डिडक्ट कर देंगे। तो ये आपकी सारी एडजस्टमेंट एंट्री 11 के 11 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ से ही आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है। ओके, इसके बाद में ये क्वेश्चंस है, अगर आप ट्राई करना चाहे तो आप इसे कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम में इतना सब नहीं आने वाला। और यहीं पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ये आगे सारे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही है। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू योर विश। एंड यहाँ पे ये देखिए आपका चैप्टर खत्म होता है। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।